नमस्कार, मैं प्रोफेसर जेपी यादव। आज हम लोग यूजी जेडवाई 103 जूलॉजी के जेनेटिक्स का यूनिट 2 में हीमोग्लोबिन्स के बारे में बात करेंगे। हमने पिछला अपना प्रेजेंटेशंस वो ब्लड सेल्स पे दिया था, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। हीमोग्लोबिन फाउंड एक्सक्लूसिवली इन रेड ब्लड सेल्स, जिसका कि मेन फंक्शंस है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना पूरे बॉडी में, और उस ऑक्सीजन के साथ साथ हीमोग्लोबिन्स हमें ब्लड में बफरिंग कैपेसिटी को भी प्रोवाइड करता है। जैसे ही एसिडिटी वगैरह बढ़ती है तो वो ऑक्सीजन टेंशन्स को मैनेज करने के लिए उसके हम पूरी डिटेल्स बढ़ेंगे। बोर इफेक्ट से उसके बारे में बात भी करेंगे। तो बफरिंग कैपेसिटी और ऑक्सीजन कैरिंग, ये दो सोल फंक्शंस हैं। इसके अलावा अगर कोई डिफिशियंसी होती है तो एनीमिक्स हो जाते हैं, ब्लड की कमी जिसको बोलते हैं, या अगर इसके ग्लोबिन चेन में किसी तरह का एबनॉर्मलिटीज आती है जेनेटिक या कोई और, तो उसकी वजह से डिफरेंट डिजीजेस भी देखने को मिलते हैं। उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूँ कि हीमोग्लोबिन ए ये मेजर पार्ट है। अबाउट 90% पर्सनस में हीमोग्लोबिन ए ही मिलता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस में हीमोग्लोबिन A2 है जो माइनर है फॉर्म, कुछ पॉपुलेशंस में देखने को मिलती है। उसी तरह एम्ब्रियोनिक लाइफ में हीमोग्लोबिन है वो दूसरा होता है। फीटस, जैसे एम्ब्रियो से फीटस बनता है, हीमोग्लोबिन्स फिर दूसरा फंक्शंस के साथ अवेलेबल हो जाती है, और जब बर्थ होता है तो उस समय उसका फंक्शंस रिप्लेस होता है हीमोग्लोबिन ए से। हीमोग्लोबिन का अगर स्ट्रक्चर्स देखा जाए तो ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, मीन्स कि दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एक प्रोटीन पार्ट जो कि ग्लोबिन है, टेट्रामेरिक है, 4 यूनिट होने चाहिए। एडल्ट्स में देखें अगर हम केस में, तो 2 अल्फा सब यूनिट्स ग्लोबिन के होंगे और 2 बीटा सब यूनिट्स होंगे। 2 अल्फा 2 बीटा मिलकर टेट्रामर फॉर्म बनाएंगे, और जो हीम पार्ट है वो एक मेटल नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसमें कि आयरन मॉलिक्यूल्स उसमें लगेंगे। तो हम देखेंगे कि 4 हीम पार्ट और 4 आयरन, ये दोनों मिल के ग्लोबिन के साथ कॉन्जुगेट करेंगे एंड दे विल मेक ए फंक्शनल हीमोग्लोबिन। उसी तरह हीमोग्लोबिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि केवल आरबीसीज में ही पाया जाता है। चूँकि आप ग्रेजुएट्स होने जा रहे हैं तो ये ज़रूरी है जानना कि क्या हीमोग्लोबिन और भी सेल्स में हमारे ह्यूमन के बॉडी में या ऑर्गन्स में मिलते हैं। यस, जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हैं वहाँ पे भी मिलता है, मैक्रोफेजेस में भी मिलता है, एल्वेलर सेल्स में भी मिल रहा है, लंग्स में भी, रेटिनल सेल्स में जो पिगमेंट सेल्स है, हेपेटोसाइट्स में भी जो लीवर के सेल्स है वहाँ पे भी, जो मिसेंजियल सेल्स है किडनी के वहाँ पे भी, जो इंडोमेट्रियल वॉल्स है, सर्वाइकल वॉल्स है, या वेजिनल एपिथेलियल सेल्स है, यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन मिलते हैं। तो ऑब्वियस है क्वेश्चंस आएगा कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन का क्या रोल है। हीमोग्लोबिन का जैसे हमने बताया कि एक मेन रोल होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। अगर जहाँ कहीं पे इन सेल्स में दे आर वेरी सेंसिटिव, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन प्लेंटी में है तो उसको एक्सचेंज करना ज़रूरी है, और ये काम सिर्फ हीमोग्लोबिन ही कर सकता है। तो ऑक्सीजन को वहाँ से एक्सचेंज करने के लिए, हटाने के लिए या लेने के लिए वो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे वहाँ पे वो अवेलेबल रहेगा, और इस वजह से उन पर्टिकुलर सेल्स को वो प्रिवेंट्स करता है ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन से। ठीक उसी तरह ब्लड में खासकर देखा गया कि जो डायबिटिक मेलिटस है, जो शुगर की बीमारी से ग्रसित पेशेंट्स हैं, उनमें हीमोग्लोबिन A1 जो एडल्ट्स का है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ कॉन्जुगेट करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड HbA1c। और HbA1c अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है डायबिटिक पेशेंट्स के, खासकर 2-3 महीने का पूरा, अगर आज हमारा शुगर लेवल किसी वजह से कम भी है या ज़्यादा भी है तो डॉक्टर्स चेक करता है तो हमें एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन अगर हम HbA1c का टेस्ट कराएं तो 2 से 3 महीने में हीमोग्लोबिन जो ग्लूकोज के साथ बाउंड है, कार्बोहाइड्रेट के साथ, वो 2-3 महीने का डेटा दे के बता देगा कि अगर 7-6 पॉइंट से अबव है या लो है, तो उस पर डॉक्टर्स बता सकता है कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम
डायबिटिक मेलिटस और नॉट, और उस कंडीशंस को देख के डॉक्टर्स अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट शुरू भी करते हैं। उसी तरह अगर हीमोग्लोबिन को हम देखें, चूँकि 4 मॉलिक्यूल्स हैं ग्लोबिन्स के, तो ऑब्वियस है कि वो एक सिंपल स्ट्रक्चर्स नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका क्वार्टनरी स्ट्रक्चर्स देखें हीमोग्लोबिन के, तो ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक टाउट या टी फॉर्म जहाँ पे वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा टाइटली, और एक रिलैक्स फॉर्म जहाँ पे वो ऑक्सीजन को रिलीज करेगा टिश्यूज या सेल्स पे। तो ये 2 कंडीशंस मिलती है, लेकिन ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे। फैक्टर्स लाइक हाई पीएच, जैसे हमने बताया कि बोर इफेक्ट्स में बफरिंग कैपेसिटी करने का पर्पस भी नेचर को जो सिलेक्शंस किए नेचुरल सिलेक्शन ने, उसने ये फीचर्स हीमोग्लोबिन्स को दिया जो कि मायोग्लोबिन्स को नहीं था। मायोग्लोबिन्स हीमोग्लोबिन से पहले ओरिजिनेट हुआ था और उसका मेन फंक्शंस था ऑक्सीजन को कैरी करना, लेकिन बफरिंग कैपेसिटी मायोग्लोबिन में नहीं होने की वजह से अगर पीएच में फॉल हुआ, हाई कंसंट्रेशन हुआ, तो या कुछ केमिकल्स 2,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो कि ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एक सबस्ट्रेट के तौर पे काम करता है, इन सब का कंसंट्रेशन अगर बढ़ता है तो ये अफेक्ट करते हैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स को। और बाइंडिंग जो है ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन में हीम मॉलिक्यूल्स के साथ, आयरन के साथ बेसिकली, क्योंकि आयरन में 2 फॉर्म्स होते हैं, एक Fe2 मीन्स की फेरस फॉर्म और एक Fe3 दैट मीन्स की फेरिक फॉर्म। तो फेरस से फेरिक के कन्वर्जन में एक ऑक्सीजन बाइंड करेगा और 4 ऑक्सीजन बाइंड करते हैं, तो दैट मीन्स की जो 4 हीम है, ईच वन इज हैविंग 1 आयरन मॉलिक्यूल्स, लेकिन ये चारों एक साथ साइमल्टेनियसली बाइंड नहीं करते, तो एक की बाइंडिंग दूसरी की बाइंडिंग को फैसिलिटेट करता है। इसी वजह से ये फिनोमिनन एलोस्टेरिक बाइंडिंग का एक बेस्ट एग्जांपल्स भी देखने को मिलता है। आगे हम इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे। अगर हम देखे जाए तो जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर्स है, जैसा हमने बताया कि आयरन कंटेनिंग है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, चूँकि आयरन एक मेटल में आता है तो इसलिए मेटालोप्रोटीन भी इसको कंसीडर करते हैं, और आरबीसी जिसको कि हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, उसमें ये बाइंड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी बाइंडिंग भी फेवर करती है, सो दैट कि ऑक्सीजन को रिलीज करे और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस ला के लंग्स पे दे दे, जहाँ से कि हम एक्सेल करके उसको बाहर कर सकते हैं। ये जो 4 यूनिट्स हैं, अगर हम इन 4 यूनिट्स को उसके एक स्ट्रक्चर्स में दिखाएं तो 1, 2, 3, 4 4 हीम मॉलिक्यूल्स, अगर हम एक को इनलार्ज करें तो ये एक हीम ग्रुप का स्ट्रक्चर्स है जहाँ पे कि एक ऑक्सीजन बाइंड है। एक ऑक्सीजन एट ए टाइम एक ही आयरन के साथ बाइंड करेगा, फिर दूसरे से करेगा, स्ट्रक्चर चेंज होगा, दूसरा एक्सपोज होगा, फिर तीसरा एक्सपोज होगा, चौथा होगा, इस तरह से 4 ऑक्सीजन बाइंड करेंगे और तब वो रिलीज ऑक्सीजन को करेगा सेल्स पे। अगर हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स को देखें मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो जैसा कि हमने बताया कि जो ग्लोबिन प्रोटीन्स हैं उसमें अल्फा और बीटा फॉर्म्स होते हैं। जो बीटा फॉर्म है, बीटा फॉर्म में नॉर्मल हीमोग्लोबिन के केस में 6 पोजीशंस पे ग्लूटामिक एसिड होता है, और अगर एक कोई सी पॉइंट म्यूटेशन की वजह से बीटा ग्लोबिन के 6 पोजीशंस पे ग्लूटामिन से वायलिन चेंज हो गया, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे एक्सपोजर था बाइंडिंग के लिए, दैट इज नाउ नॉट अवेलेबल। तो ये एक एक्सपोज होगा दूसरे हाइड्रोफोबिक ग्रुप के लिए। ग्लूटामिक एसिड क्या था? एक चार्ज पार्टिकल्स था, ठीक है, और वायलिन क्या है? नॉन पोलर है, तो ये इसकी बाइंडिंग को फैसिलिटेट नहीं करेगा, एंड दैट्स व्हाई नाउ इट्स क्रिएटिंग ए एक्सपोज हाइड्रोफोबिक पॉकेट्स। इस हाइड्रोफोबिक पॉकेट की वजह से क्या करेगा कि आरबीसी का जो एक डिश शेप आना चाहिए फाइनल में, वो नहीं आएगा आरबीसी में, और ये क्या करेगा? एक सिकल शेप देगा। सिकल शेप की वजह से क्या करेगा कि जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग फैसिलिटेट कर रही थी वो यहाँ पे नहीं हो पाएगी
पूरी तरह से, तो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हमेशा ये सिकल सेल पेशेंट्स फील करेगा। अगर इसका डिटेल्स आपको जानना है तो हमारी प्रीवियस प्रेजेंटेशन जो ब्लड सेल्स पे है आप उसको रेफर कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। सिकलिंग के लिए एक सिंपल टेस्ट भी हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। जो सिकल सेल है, अगर हम इसको देखें, जो आरबीसीस है, अगर हम उसको लाइज करें सेपनिन के द्वारा, तो लाइजिन के बाद देखा गया है कि जो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन एस है सिकल सेल पेशेंट्स का, वो लेस सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है। तो सॉल्युबल नहीं होगा तो वो टर्बिड दिखाएगा सॉल्यूशन को, और टर्बिडिटी की वजह से अगर हम एक टेस्ट ऐसा ले लें कि टेस्ट ट्यूब ले लिया दो, एक में नॉर्मल ले लिया और एक में सिकल ब्लड का ले लिया, और हमने सेपनिन किया इरिथ्रोसाइट्स का, और फिर उसको देखा कि जो पीछे की लाइन है टेस्ट ट्यूब के वो इस वाले में विजिबल नहीं है। तो क्यों नहीं भैया? क्योंकि यहाँ पे टर्बिडिटी इतनी ज़्यादा है कि पीछे की लाइन विजिबल नहीं है। तो टर्बिडिटी सजेस्ट दैट दैट पर्टिकुलर पेशेंट्स या जिसका भी ये ब्लड लिया गया था वो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है या अफेक्टेड है, राइट। अगर हम पीपल में देखें एडॉप्टेशन के लिए हीमोग्लोबिन का एडवांटेज बहुत ज़्यादा है। जो पर्सन्स हाई एल्टीट्यूड्स पे रहते हैं या जहाँ पे प्रेशर्स बहुत हाई है तो वहाँ पे ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी। जैसे कि हम ऊंचे पहाड़ों पे चले जाएं तो आपने देखा होगा कि जो पहाड़ों पे बहुत ऊपर जाते हैं या पर्वतारोही है वो लोग ऑक्सीजन के मास्क लगाते हैं सो दैट कि उनको ऑक्सीजन प्रॉपर मिल सके। लेकिन जो पर्सन्स पहाड़ों पे लगातार शुरू से ही रह रहे, बाय बर्थ रह रहे, तो ओवर ईयर्स सालों के बाद देखा गया है कि ऐसे लोगों में या ऐसे पॉपुलेशन में 2,3 बिसफॉस्फेट जो 2,3 बीपीजी था, इनका लेवल बहुत ज़्यादा ब्लड में बढ़ जाता है, और उस ब्लड में उनकी लेवल बढ़ने की वजह से क्या होगा कि ऑक्सीजन की डिलीवरी लो टेंशन में भी वो ज़्यादा देंगे। दूसरा, जो हीमोग्लोबिन है, चाहे वो ह्यूमन हो या दूसरे एनिमल्स हो पहाड़ों पे, उनमें भी इनका अडॉप्टेशन लेस एफिनिटी के लिए हो जाता है बीपीसी से। तो उसका एक फ़ायदा क्या हुआ कि जो प्रोटीन है वो शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स आर साइड। जो टाइट फॉर्म था हीमोग्लोबिन का और रिलीज फॉर्म था आर फॉर्म था, तो आर की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। दैट मीन्स कि अगर थोड़ा भी ऑक्सीजन होगा तो हीमोग्लोबिन उसको बाइंड करेगा और तुरंत उसको रिलीज कर देगा सेल्स को, सो दैट कि जो पहाड़ों पे या ऊंचाइयों पे लोग रह रहे हैं, पहले से अडॉप्टेड हो चुके हैं, वो उनको ऑक्सीजन बहुत ईजिली सेल्स को उनके मिल जाए। तो यही चीज़ यहाँ पे ग्राफ के माध्यम से भी दिखाया गया। ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर्स आप देखेंगे कि बहुत कम पार्शियल प्रेशर पे भी 50% एफिनिटी दिख जा रही है ऐसे लोगों में। ये नॉर्मल पीपल्स में 90% मिलता है। कुछ केसेस में जिनको कि A2 बोला जाता है वो बहुत कम है, माइनर फॉर्म्स हैं। मेजर में अगर हम इनके जीन लेवल पे बात करें तो 2 ग्लोबिन प्रोटीन है, अल्फा और बीटा, तो 2 अल्फा मॉलिक्यूल्स हो गए, 2 बीटा मॉलिक्यूल्स हो गया, और जो माइनर फॉर्म है उसमें अल्फा और डेल्टा 2 मिलता है। वेरिएशन है, बीटा को रिप्लेस करके डेल्टा हुआ। ये एवोल्यूशनरी पाथवे के थ्रू जो नेचुरल सिलेक्शन है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है विद इन द नेचर, सो दैट कि वो फिटेस्ट एनिमल्स को फिक्स कर सके नेचर में, ताकि वो अपनी लाइफ बड़े इजीली या आसानी से सरवाइव कर सके। उसी तरह जब से हमने बताया कि हीमोग्लोबिन यस एबनॉर्मल टाइप है, इनहेरिट करते हैं पेरेंट्स से, और इसमें जो सिकल टेस्ट अभी आपने देखा वो सिकल टेस्ट करके आप जान भी सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड से वायलिन बना है तो वो टर्बिडिटी देगा। उसी तरह जो इंडिविजुअल है हाई रिस्क इनको रहता है क्योंकि लो ऑक्सीजन रहेगा या फटल क्लिनिकल कंडीशंस आएंगे, सर्जरी हाई एल्टीट्यूड वगैरह पे नहीं जाएंगे, या ऐसे पेशेंट्स अगर एथलीट्स हैं तो
उनको विगरस बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से भी मना किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन उनको कम अवेलेबल हो पाएगा एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी डेथ भी हो सकती है। उसी तरह जैसे ये बताया पॉइंट म्यूटेशंस का सेम, अगर हम फीटल लेवल पे देखें तो फीटल लाइफ में अल्फ़ा तो सेम रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंडिंग वगैरह की काम उसी का मेन है, वो गामा से रिप्लेस हो जाता है। तो और एम्ब्रियोनिक लाइफ में इससे भी पहले अगर हम देखें तो अल्फ़ा के साथ एप्सिलॉन रहता है, ग्लोबिन का ही एक टाइप है। जैसे ही ऑक्सीजन्स के लिए या जैसे सारा कुछ हार्ट और ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा, फिटस बन जाएगा, तो एप्सिलॉन को गामा रिप्लेस करेगा, और जैसे ही फिटस से बर्थ के बाद जैसे ही बर्थ स्टार्ट हुआ तो उसी समय ये बीटा से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये ट्रांजिशन फेज चलती रहती है। अगर ये रिप्लेसमेंट किसी वजह से नहीं हो पाया तो वो डिफरेंट काइंड के डिजीजेस करेगा। वी विल टॉक ऑन दैट, दैट इज़ कॉल्ड थैलेसेमिया। अगर हम हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि एक तरफ ग्लोबिन पार्ट आएगा, दूसरी तरफ जो इसके पोरफायरिन रिंग से बनेंगे हीम ग्रुप बनेगा वो आएगा, और फिर आयरन रहेगा, और ये तीनों जब मिलेंगे तब जाके हीमोग्लोबिन्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसके लिए जो सर्कुलेशन ब्लड है, नॉर्मल अगर ब्लड में जिसमें हम कहते हैं कि 5 to 5.5 लीटर ब्लड्स होता है, उसमें अगर हम देखें तो 750 ग्राम्स हीमोग्लोबिन हमारा सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में ऑल द टाइम। उसमें से 7 to 8 ग्राम्स डेली डिग्रेड होते हैं, और जो डिग्रेड हो रहे हैं उनका रिप्लेसमेंट भी होना है। तो वो हम डाइट से लेते हैं ऑब्वियस, क्योंकि डाइट में ही हमें वो जो उनका शुरुआत का पार्ट है जहाँ से कि इनकी सिंथेसिस होगी, दैट वी नीड। तो जो ग्लोबिन पार्ट है वो रीयूटिलाइज तभी होगा जब वो डाइजेशन के बाद पूरा अमीनो एसिड्स अपने जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें वो न चला जाए। दैट मीन्स कि कंप्लीट डाइजेशन के पास फिर से वो फ्रेश वहाँ से वो लेगा और तब वो ग्लोबिन का निर्माण करेगा। उसी तरह जो फ्री हीम है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है और बाइल पिगमेंट्स वगैरह बनेंगे और फिर वो एक्सक्रीट हो जाएगा, दैट इज़ नॉट यूज्ड अप, तो उसका भी फिर से फॉर्मेशन होगा। उसी तरह जो आयरन है, आयरन का इससे नीचे कोई यूनिट जा नहीं सकता क्योंकि ये एटम मॉलिक्यूल्स है। तो आयरन इन दोनों से अलग होने के बाद फिर से वो आयरन हमें यूज हो सकता है। जो रेट है हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, वो रेट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन के सिनोनिमस है या कंपेयर आप कर सकते हैं। अगर इन दोनों में कोई कमी होती है तो फिर हम कहते हैं कि वो पर्सन एनीमिक है या उसको खून की कमी है। खून की कमी बोलना एक तरह से हीमोग्लोबिन को भी रिप्रेजेंट करता है और आरबीसी को भी। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड टू ब्लड ये भी शो करता है। जो कैपेसिटी है कैरिंग वो भी डिपेंड करता है कि सर्कुलेटिंग हीमोग्लोबिन हमारा कितना है, उस पर भी हम जान सकते हैं। आप में से हम में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कोई भी हमें अगर एनीमिया खून की कमी की प्रॉब्लम्स होती है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लें। बहुत सिंपल प्रोसेस है। बीएससी के स्टूडेंट्स लेबोरेटरी में इसको बड़े आसानी से कर भी सकते हैं। कई मेथड्स हैं, हम एक सिंपल मेथड्स आपको बता रहे हैं कि जो फेरस आयरन का F2 फॉर्म है, Fe++ जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको अगर हम ऑक्सीडाइज करें फेरिस साइनाइड से तो वो 3 फॉर्म में जाएगा और मेथ हीमोग्लोबिन बनाएगा। इसके लिए रिएक्शंस क्या करते हैं, साइनाइड ग्रुप जो है पोटेशियम साइनाइड हम लेते हैं तो वो रिप्लेस करता है, एक्सचेंज करेगा KCl और ये Cl उसके साथ आयरन के साथ लगेगा तो ये एक बनाएगा साइनोमेथेनोग्लोबिन, जो कि एक ब्राउन स्टेबल कलर का कंपाउंड बनता है। इसी ब्राउन को कलर को हम क्वांटिफाई कर लेते हैं। नॉर्मल पर्सन्स में देखा गया है, ये एक एवरेज पॉपुलेशन का डेटा है कि 14 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, डेसीलीटर मीन्स कि 1 लीटर का 10वां हिस्सा, और वुमेन में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर्स
होना चाहिए। जो लेवल है अगर ज़्यादा हो जाता है तो पॉलीसिथेमिया हम उसको बोलते हैं, और अगर लेवल कम हो जाता है तो हम उसको एनीमिया बोलते हैं, या पर्सन्स को हम एनीमिक बोलते हैं। सिंपल ये हमने शहरली हीमोग्लोबिनोमीटर्स का पिक्चर्स लगाया है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये हीमोग्लोबिन ट्यूब है जिसमें डिजिट्स बने हुए हैं, और यहाँ पे एक हीमोग्लोबिन का पिपेट है, एक ग्लास का स्टेरर होता है। आप अपने फिंगर्स को, मिडिल फिंगर्स को या रिंग फिंगर्स को स्टेरलाइज करिए प्रॉपरली, और फिर पिपेट से यहाँ तक 0.02 ml या 20 माइक्रोलीटर तक ब्लड को सक कर लीजिए टिप के थ्रू, और फिर यहाँ पे N/10 HCl होगा, उसमें मिला लीजिए और ग्लास रात से स्टेयर करिए। स्टेयर करने के बाद थोड़ी देर वेट करने के बाद हम इसमें इस हीमोग्लोबिन मीटर के ट्यूब में रखते हैं। दोनों साइड पे गोल्डन ब्राउन ग्लास रॉड्स लगे हुए हैं, और जैसे हम इसमें ये अपना ट्यूब रखेंगे हम उसकी मैचिंग करेंगे। मैचिंग में अगर हमारा ये बहुत ज़्यादा हाईली कंसनट्रेटेड है, डार्क है, तो हम ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको डाइल्यूट करते जाएंगे और देखेंगे कि दोनों साइड के जो रेफरेंस कलर है अगर वो उससे मैच कर गया, तो जैसे ही मैच किया आप ये रीडिंग नोट कर लेंगे, एंड दैट रीडिंग वुड बी योर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन योर ब्लड। तो सीधे हम वहाँ से रीड आउट इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे हमने बताया कि हाई हीमोग्लोबिन हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसे पर्सन्स के आप देखेंगे कि फेस ऑल द टाइम रेड रहता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एनीमिया के कंडीशंस देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि हीमोग्लोबिन की कमी है। तो डिक्रीज ऑफ अमाउंट ऑफ आरबीसीज हो गया या हीमोग्लोबिन्स का हो गया। एनीमिया कई कारणों से हो सकता है, या तो ब्लड लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा किसी वजह से हो रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है या इंटरनली हो रहा है, दोनों हो सकते हैं। डिक्रीज या फॉल्टी आरबीसीज है, जैसे कि हमने सिकल सेल एनीमिया के केस में बताया, या आयरन की डिफिशियंसी हो रही है किसी वजह से, या विटामिन B12 वगैरह की कमी है, तो उनकी वजह से भी एनीमिया हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक उसी तरह अगर आरबीसी का ही डिस्ट्रक्शन होने लगा, तो आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन है तो और आरबीसी ही डाई करने लगा, तो हीमोग्लोबिन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं रह पाएगा, दैट इज कॉल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया। तो ये भी हो सकता है। हम लोग हेमोलाइटिक एनीमिया के बारे में देखेंगे। एक एंजाइम है जिसको कि हाउसकीपिंग जीन बोलते हैं या हाउसकीपिंग एंजाइम भी बोलते हैं, क्योंकि वो रूटीन यूज के लिए है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज G6PD, इसकी जो डिफिशियंसी होती है वो जेनेटिक्स है, और ये जीन एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक होने की वजह से क्या है कि ह्यूमन में XY होता है तो एक ही X है, और अगर किसी तरह का उसमें म्यूटेशन है या ये जीन अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो मेल्स में तो ये सर्टेनली होगा। फीमेल्स में एक X नॉर्मल होने की वजह से वो हेटेरोजाइगस हो जाएगी, तो वहाँ पे वो फीमेल्स बच जाएंगी। तो ये बीमारी ज़्यादातर मेल्स में देखने को इस वजह से मिलती है, और ये ऑक्सीजन कैरी को अफेक्ट करता है। आरबीसीज का फॉर्मेशन ठीक से नहीं होगा, वो डिग्रेड होने लगेंगे, और बिकॉज ऑफ दैट हेमोलाइसिस होगा। ठीक है, तो ये एक कॉमन फॉर्म है जिसकी वजह से, और ये बीमारी ऐसी है कि इसका कोई वैसा क्योर नहीं है। अगर हम थोड़ा सा अपने डाइट पे या बाकी चीज़ें पे ध्यान दें या थोड़ा प्रिकॉशंस लें तो वी कैन रिकवर फ्रॉम इट। देखा गया है कि इसमें पेलनेस, पीलापन रहेगा, येलोइंग स्किन हो जाएगी, या जॉन्डिस का या डार्क यूरिन का या फटीग, शॉर्ट ब्रीथनेस या बहुत तेज हार्ट बीट बढ़ना, ये सब कंडीशंस हमें देखने को यूजुअली मिलती है इस केस में, क्योंकि सभी एसोसिएटेड है ऑक्सीजन से। आरबीसी कम रहेगा तो ऑक्सीजन्स कम मिलेंगे सेल को, और ऑक्सीजन कम मिलेंगे तो हमें ब्रीथनेस और ये सब प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। क्योंकि हीमोलाइसिस हो रही है
तो ये फिल्टर होके बॉडी इसको बाहर करने की कोशिश करेगा, इसलिए डार्क यूरिन और ये सब मिल रही है। ब्लड की कमी हो गई, इस वजह से हमें येलोइंग देखने को मिल रही है। चूँकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो सेल हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो भी हैम्पर हो रही है, तो उस वजह से हमें फटीग भी देखने को मिल रहा है। तो ये सब एक दूसरे से एसोसिएटेड है। उसी तरह जैसा हमने बताया कि इसकी डिफिशियंसी वाइट कॉज जो है वो जीन में म्यूटेशंस है एक्स लिंक्ड रिसेसिव होने की वजह से, और हेमोलाइसिस होगी, डार्क यूरिन, जॉन्डिस, जो चीज़ें बताया उन्हीं वजह से। ये शुरुआत में हमने अभी बताया था कि अल्फ़ा और बीटा जो दो ग्लोबिन जीन्स हैं, एम्ब्रियोनिक लाइफ में एप्सिलॉन है, फीटल लाइफ में गामा है, और एडल्ट्स में बीटा आ जा रहा। अल्फ़ा सभी में रहता है, लेकिन कभी कभी देखा गया है कि दो तरह के और इनसे जो डिफिशियंसी होती है उस डिजीज़ को कहते हैं थैलेसीमिया। अगर अल्फ़ा जीन की वजह से ये बीमारी आ रही है देन वी कॉल अल्फ़ा थैलेसीमिया, और अगर बीटा जीन की वजह से ये बीमारी आ रही है तो हम उसको बीटा थैलेसीमिया बोलते हैं। अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होगा कि जो अल्फ़ा ग्लोबिन प्रोटीन्स है वो किसी वजह से फॉर्म ही नहीं हुआ, बना ही नहीं। तो बना नहीं तो अल्फ़ा तो फीटल लाइफ में क्या हो जाएगा कि एफ ही केवल रहेगा, केवल गामा रहेगा, और वो गामा क्या करेगा, अल्फ़ा टू गामा टू यूनिट्स से ग्लोबिन्स का जब एडल्ट्स वाले में आया तो फीटल लाइफ में गामा इस तरह से डिजाइन है कि मदर से वो ऑक्सीजन और ये लेके फिटस को तो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट फॉर्म में आएगा, बर्थ के बाद आएगा, तो वहाँ पे अल्फ़ा टू बना नहीं तो गामा क्या करेगा, अपने को 4 यूनिट एक साथ बना लेगा, क्योंकि ग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर बनना ज़रूरी है, नहीं तो हीमोग्लोबिन फॉर्म ही नहीं बनेगा। तो 4 यूनिट चाहिए, तो गामा क्या करता है, 4 यूनिट्स खुद का ही वहाँ पे एक्वायर कर लेता है। गामा 4 होने की वजह से क्या करेगा, ये पूरा हीमोग्लोबिन नॉन फंक्शनल हो गया। नॉन फंक्शनल होने की वजह से माइल्डर फॉर्म पे वो रहेगा, थैलेसीमिया दिखाएगा। लेकिन अगर यही बर्थ के बाद बीटा जो जीन है वहाँ पे अल्फ़ा तो बना नहीं, जैसे पहले नहीं बना था तो गामा ने उसको रिप्लेस कर दिया। अब उसी तरह अल्फ़ा नहीं रहेगा तो बीटा 4 उसको रिप्लेस करेगा। बीटा 4 जीन डिज़ाइन नहीं है गामा या अल्फ़ा की तरह ऑक्सीजन कैरिंग और बफरिंग के लिए, तो क्या करेगा, B4 जैसे ही बनेगा और बर्थ होगा तो जो बेबी बॉर्न हुआ उसको तुरंत ऑक्सीजन चाहिए, और वो फिर उसको नहीं मिलेगा, और वो फिटस उसी समय जैसे ही रिप्लेसमेंट का प्रोसेस शुरू होने लगा बर्थ वाला, उसी समय उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसलिए इसको सीवियर फॉर्म ऑफ अल्फ़ा थैलेसीमिया कहते हैं। उसी तरह अगर बीटा थैलेसीमिया में देखें तो बीटा ग्लोबिन का जीन या बीटा जीन नहीं मिलेगा। फीटल में तो अल्फ़ा टू गामा टू वाला कंटिन्यूस रहेगा, और वो इन्फेंसी के बियॉन्ड भी, क्योंकि बीटा मिला नहीं तो कभी कभी देखा गया कुछ केस में कि वो आगे भी सर्वाइव करेगा, तो उसकी वजह से ये डिजीज आएगी। वो लाइफ गामा की बीटा को रिप्लेस नहीं कर सकती, तो बहुत अच्छा कंडीशंस नहीं रहेगा। इस वजह से क्या करेगा कि चूँकि ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन कैरिंग, बफरिंग सभी एसोसिएटेड है, तो उस बेबी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, बोन स्ट्रक्चर्स वगैरह में बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ रहेंगी, ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं करेगा, तो ढेर सारे डिजीजेस, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलता है। उसी तरह अगर गामा 2 रिलीज हो गया और बीटा नहीं आया तो अल्फ़ा 4 टेक ओवर करेगा, जैसे यहाँ पे गामा 4 टेक ओवर कर रहा था, उसी तरह अल्फ़ा 2 पूरा आ जाएगा, बीटा ग्लोबिन बनेगा नहीं, और ये भी हेमोलाइटिक एनीमिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो वहाँ पे ऐसे पर्सन्स में ब्लीडिंग्स इंटरनली होती रहेंगी, और ये बीमारी फिर बीटा थैलेसीमिया हम कहते हैं। ये किसी और टॉपिक्स में हम लोग इसके डिटेल्स जानेंगे कि उनके क्या फीचर्स होते हैं, जीन्स क्या हैं, कैसे ये बीमारी डेवलप करती है, और उसके क्या निदान हो सकते हैं। अगर हम हीमोग्लोबिन का जो दूसरा पार्ट देखें, पहला पार्ट तो है ऑक्सीजन से रिलेटेड, दूसरे पार्ट में ये बफरिंग को भी
प्रोवाइड करता है। अगर बफरिंग कैपेसिटी ना रहे तो हम लोगों की डेथ या जिन एनिमल में है उनकी डेथ बहुत जल्दी होने लगेगी। यही वजह थी कि नेचर ने मिलियन ईयर्स एगो, 500 मिलियन ईयर्स एगो मायोग्लोबिन को रिप्लेस करके हीमोग्लोबिन ले आया। तो बफरिंग कैपेसिटी की वजह से क्या है कि ऑक्सीजन, रिमेंबर, ऑक्सीजन एक सेल्फ बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी काम करता है। अगर ये बहुत ज़्यादा रहा तो भी सेल को नुकसान होगा, और अगर बहुत कम है तो भी आपने अभी कंडीशंस देख लिए। तो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन इज इनहेंस्ड व्हेन द पीएच इज लोअर। पीएच लो, पीएच का जो पैमाना है वो 1 से 14, 1 to 7, 6.9 तक हम उसको एसिडिक बोलते हैं, 7 हमारा नॉर्मल पीएच हो गया न्यूट्रल, और 7 to 14 हमारा एल्कलाइन पीएच हो गया। तो पीएच लोअरिंग का मतलब यह है कि जो स्केल हमने बताया 1 to 14 उसके लिए है। तो 7 से नीचे जैसे ही हम लोअर करेंगे मीन्स कि 1 की तरफ बढ़ेंगे, दैट वुड बी कॉल्ड डिक्रीज इन पीएच बट इंक्रीज इन एसिडिटी। ठीक है, एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा। तो इनकेस पार्शियल प्रेशर अगर उसकी वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है बढ़ेगा, तभी तो हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट आएगा। या हीमोग्लोबिन इंक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो भी वो एसिडिटी क्रिएट करेगा। ठीक उसी तरह टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है वो एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, वो क्या करता है तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड को एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ लेके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और कार्बोनिक एसिड इमीडिएटली फिर डिग्रेड होगा बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन आयन में। बाइकार्बोनेट हमारा बफरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो हाइड्रोजन आयन है ये पीएच को लो करेगा, मीन्स कि एसिडिटी को बढ़ाएगा। जो एसिडिटी ये यहाँ से हुआ ये हमारा पीएच को कम किया। अब जब पीएच कम होगा या ये इंक्रीज होगा तो जो हीमोग्लोबिन का टी फॉर्म था, टाउट फॉर्म था, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन जो रिलीज है उसको इंक्रीज करेगा। और यही काम लैक्टिक एसिड भी करता है। जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम रहती है तो ग्लाइकोलिटिक पाथवे में ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, या यदि कोई एथलीट है बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहा है तो भी लैक्टिक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है और वो भी पीएच को बढ़ाएगा, दैट मीन्स कि हमारा एसिडिटी क्रिएट करेगा। दूसरा जो चीज़ है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, हम बर्निंग जो कोल वगैरह करते हैं, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में या टीवी वगैरह में देखा होगा कि जाड़ों के दिनों में कोई फैमिली पूरा कमरे को बंद करके और अंगीठी सुलगा लिया कोयले की, ठीक है, और सुबह पूरी की पूरी फैमिली डेड पाई गई। तो उसका कारण क्या था कि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो करीब 220 टाइम्स है ऑक्सीजन के रिप्लेस। तो ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के एक पार्ट से बाइंड कर लेगा, और इतना स्ट्रांग बाइंड करेगा कि बाकी जो 3 ऑक्सीजन बाइंड करेंगे उनको वो होल्ड पे ही रखेगा, रिलीज नहीं करने देगा। रिलीज नहीं करने देगा तो ऑक्सीजन सेल्स को मिले ही नहीं, और इस वजह से हाइपोक्सिया या दम घुटना जिसको बोलते हैं, या कम ऑक्सीजन की वजह से उनकी डेथ हो जाती। तो ये कॉजेस देखने को मिले। वही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि कार्बन मोनोऑक्साइड से वो बाइंड करता है एक या एक से ज़्यादा हीम साइड से, और हीमोग्लोबिन को रिलैक्स फॉर्म की तरफ करेगा, जिसकी वजह से उसकी हाई एफिनिटी है। एज ए रिजल्ट हीमोग्लोबिन इज अनेबल टू रिलीज द ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन सेल्स को मिलेंगे नहीं, और ये एफिनिटी हीमोग्लोबिन की 220 गुना है ऑक्सीजन के। तो एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड किया तो वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करने देगा, बहुत लंबे समय तक वो होल्ड करके रखेगा। और भी जो फैक्टर है जो टी फॉर्म को फेवर कर रहा है उसमें डीऑक्सीजनेशन है, लो पीएच है, हाई एसिडिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लैक्टिक एसिड्स है, 2,3-बिसफॉस्फेट है। तो ये सब चीज़ें जो आर फॉर्म को फेवर कर रहे हैं हीमोग्लोबिन को, उसमें ऑक्सीजन इटसेल्फ है और कार्बन मोनोऑक्साइड्स।
तो ये कुछ रेफरेंसेस थे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल एल्बर्ट्स का भी आप इसके लिए स्टडी कर सकते हैं। दूसरी और भी बुक्स हैं जो मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी या सेल बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, उनको भी आप, या मेडिकल फिजियोलॉजी गैनोंग गाइटन, वो भी आप रेफ़र कर सकते हो। विकिपीडिया पे भी हीमोग्लोबिन्स के बारे में अच्छी जानकारी दी हुई है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।